नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं आनंद 24/7 और वक्त है दो प्रदेश खबर विशेष का। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने बीच में टोका टोकी करके हंगामा खड़ा कर दिया। इसी बीच अभिभाषण पूरा होने के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। अभिभाषण के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीच में टोका और नल जल योजना का मुद्दा उठाया। विपक्ष ने इंदौर में दूषित पानी की समस्या को लेकर हंगामा किया। हालांकि राज्यपाल ने बिना रुके अपना अभिभाषण जारी रखा। रिपोर्ट देखिए। बजट सत्र के पहले दिन की शुरुआत वंदे मातरम गायन के साथ हुई। पहली बार सदन में वंदे मातरम के 6 छंदों का गायन किया गया। सदन में कई हस्तियों और नेताओं के निधन पर पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद राज्यपाल मंगूबाई पटेल का अभिभाषण हुआ। उन्होंने अपने संबोधन में सरकार की विकास उपलब्धियों और योजनाओं का जिक्र किया। राज्यपाल ने कहा कि देश ऐसी दहलीज पर आ खड़ा है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल की संज्ञा दी है। राज्यपाल मंगूबाई पटेल ने अपने संबोधन में संकल्प पत्र 2023 का भी जिक्र किया। 2023 में किए गए वादों पर अब तक हुए कार्य और आगामी लक्ष्यों की जानकारी दी। उन्होंने उद्योगों के अनुकूल वातावरण, भोपाल में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी जिक्र किया। वर्ष 2047 तक मध्य प्रदेश को $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने वाले और 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने की जानकारी दी। पीएम जनमन योजना के तहत 1.35 लाख आवास निर्माण, उज्जैन में शिप्रा नदी को प्रदूषण मुक्त करने और नई शिक्षा नीति के तहत किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। विधानसभा के पहले दिन ही कांग्रेस विधायक हंगामे की तैयारी के साथ ही पहुंचे थे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी सोमवार को विधानसभा पहुंचे। मंत्री विजय शाह के बयान, छिंदवाड़ा और इंदौर की घटना पर सरकार को घेरने की कोशिश की। कर्ज पर सरकार से श्वेत पत्र लाने की भी मांग गूंजी। 3 अपराधी मंत्री सदन में बैठे हैं। विजय शाह, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराधी है, इनको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। जो दूसरे हैं, 35 मौतें हो गई। 35 मौतें की अगर इस तरह का आग्रह है तो फिर नहीं हो सकता है। वो मंत्री पद पे कैसे? ऐसे ही 26 मौतें हो गए। सदन में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि नल जल योजना और इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों का मुद्दा भाषण में शामिल नहीं किया गया, जिसके बाद हंगामे की शुरुआत हुई और सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के हंगामे को सत्ता पक्ष ने गैर जरूरी करार देते हुए कहा कि अभिभाषण में व्यवधान डालना सदन की मर्यादा के खिलाफ है। या फिर हमारी मांग थी कि आखिर आज मध्य प्रदेश का कैबिनेट ऐसा कैबिनेट है जहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि उनका एक मंत्री अपराधी है। हमारी मांग है कि चाहे चिकित्सा मंत्री हो, चाहे नगरीय विकास मंत्री हो, या फिर जिस मंत्री के ऊपर स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो टिप्पणी उन्होंने की हमारे देश के सैनिक के ऊपर, वो अपराधी है, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। अगर किन्हीं वजहों से, किन्हीं कारणों से, किन्हीं परिस्थितियों में किसी के प्रति आशंकित है तो उस बात को भी तो पूरी गहराई से, गंभीरता से, तथ्यात्मक रूप से रखे जाकर के मांग की जाना चाहिए, न कि राज्यपाल के अभिभाषण में व्यवधान करके उसे कहा जाए। अब अगर कहा भी गया तो वो सुना नहीं गया, क्योंकि वहाँ पर तो मेजें थपथपा रही थी, कोई स्वागत कर रहा था, कोई विरोध कर रहा था। 18 फरवरी को मोहन सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेगी। 16 फरवरी से 6 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। बजट सत्र की शुरुआत हंगामेदार हुई है। कांग्रेस 3 मंत्रियों को बर्खास्त किए जाने की मांग कर रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में भी हंगामे के आसार बने हुए हैं। NH 24/7 के लिए भोपाल से अंकुश मौर्य की रिपोर्ट। रायपुर के साइंस कॉलेज चौपाटी को नालंदा परिसर फेज 2 निर्माण के लिए पूरी तरह तोड़ दिया गया है। यहां नालंदा परिसर का काम तेजी से चल रहा है। चौपाटी हटने के बाद विस्थापित दुकानदारों के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। दुकानदारों को व्यवस्थापन के नाम पर आवानाका ब्रिज के नीचे अस्थायी जगह दी गई, लेकिन स्थायी समाधान अब तक नहीं मिला। विपक्ष ने एक विधायक की जिद में
कार्रवाई का आरोप लगाया, जबकि सत्ता पक्ष ने चौपाटी को अवैध बताते हुए हटाने को उचित ठहराया। दुकानदार अब स्थायी पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। विवादों में रहने वाला साइंस कॉलेज ग्राउंड स्थित चौपाटी अब पूरी तरीके से टूट चुका है। लगातार इसे लेकर जो विरोध थे वो तेज थे। सरकार का कहना था कि ये चौपाटी जो है वो अवैध है, वहीं विपक्ष ने इसे लेकर लगातार मोर्चा खोला हुआ था और उनका कहना था कि चौपाटी अवैध नहीं है। इसी बीच में कई दुकानदारों को हटाया गया, आमानाका ब्रिज के नीचे शिफ्ट किया गया, लेकिन वहां भी जो अभी स्थिति है वो स्पष्ट नहीं है। दुकानों में ताले लगे हैं। लेकिन इसी बीच में ये जो तस्वीरें मैं अब आपको दिखा रही हूँ, ये साइंस कॉलेज ग्राउंड स्थित चौपाटी की है, जो पहले कभी चौपाटी हुआ करती थी। अब जरा आप ये छाता के तरीके से जो चीजें देख रहे हैं, यानी कि जो एक गुंबज आप देख रहे हैं, ये शेडिंग्स हुआ करते थे चौपाटी के, और सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए इसमें फूके भी गए। चौपाटी बनाया गया, चौपाटी 3 साल तक चला और इसके बाद सरकार बदली तो चौपाटी की स्थिति भी बदल गई। जगह की हालत आप देखिए कि अब यहाँ पर नालंदा फेज 2 बनाने का जो काम है वो लगातार जारी है। ये सबसे गौर करने वाली बात इसमें यह है कि अगर चौपाटी अवैध थी तो खड़े कैसे हो गई। इसके अलावा अगर चौपाटी बना दी गई तो फिर तोड़ी क्यों गई। अब जरा देखिए कि यही चौपाटी थी और यहाँ पर कई दुकानें थी जहाँ पर साइंस कॉलेज में ये जो चौपाटी है वो चलाया जा रहा था, लेकिन अब पूरी तरीके से टूट चुका है, काम शुरू हो चुका है। और अब देखिए कि सड़क के किनारे एक जो टीन की चादर है वो खड़ी कर दी गई है। फिलहाल देखने वाला विषय ये होगा कि साइंस कॉलेज ग्राउंड में नालंदा फेज 2 बनाया जा रहा है, कितना सक्सेस होने वाला है आने वाले समय में, या फिर साइंस कॉलेज में जो चौपाटी एक राजनीति की भेंट चढ़ गई, इस पर भी कोई विवाद गहराता हुआ नजर आता है। कैमरामैन सूर्य के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7। रीवा में सोमवार को यूजीसी बिल के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन हुआ। ओबीसी, एससी, एसटी समुदाय के लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए और बिल को जल्द लागू करने की मांग की। प्रदर्शनकारी 2 घंटे से अधिक समय तक कलेक्टर का इंतजार करते रहे, लेकिन जब कलेक्टर प्रतिभा पाल ज्ञापन लेने नहीं आई तो उन्होंने आवारा कुत्ते के गले में ज्ञापन पहनाकर वापस लौटने का अनोखा तरीका अपनाया। कलेक्टर मैडम को सौंपने के लिए आए। हम लोग रैली निकाल करके और करीब 3 से 4 घंटे तक इस कलेक्ट्रेट के सामने बैठे हैं। बार बार ये मांग हो रही है कि हम लोग पहले से ही बता चुके थे कि कलेक्टर मैडम को ही ज्ञापन देंगे, किसी उनके कनिष्ठ अधिकारी को नहीं देंगे। लेकिन जिला प्रशासन जिस तरह से निरंकुश है, गैर जिम्मेदार है, तो जब उन्होंने अभी तक काफी इंतजार के बाद 3 घंटे 4 घंटे के इंतजार के बाद जब हमारा ज्ञापन लेने नहीं आए तो हम लोगों ने कलेक्टर की जगह पर पागल कुत्ते को ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। हम लोग तो समर्थन कर रहे हैं कि यूजीसी बिल लागू हो और हम महिलाओं को, चाहे किसी भी समाज की महिला हो, इसमें कोई जाति के आधार पर जब संविधान में लागू है और हम लोग महिलाएं पूरी टीम बैठी हुई है, हम लोग यूजीसी के साथ हैं, यूजीसी लागू हो। इंदौर के एमवाई अस्पताल से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। शहर के मुख्य मार्ग के बीच 2 महिलाएं एक मरीज को स्ट्रेचर पर धक्का देती नजर आई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। इसी बीच दोनों महिलाएं किसी तरह स्ट्रेचर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। कई लोगों ने दावा किया कि मरीज को एमवाई अस्पताल ले जाया जा रहा था। इसके बाद अस्पताल प्रशासन की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है कि 2 महिलाएं किसी मरीज को एक स्ट्रेचर पे एमवाई के सामने से ले जाते हुए मेन रोड पे दिखी है। इस पूरे उसकी मैं जांच पड़ताल कर रहा हूं कि वो कहां से मरीज आया था, क्या था, किस दिनांक का है, ये भी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। और सरकार की मंशा के अनुसार अगर वो भर्ती हुआ है या जो कहाँ भी ये गलतियाँ हुई है, इसका पूरा हम संज्ञान में लेके पता करेंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ है कि उसे रोड तक स्ट्रेचर क्यों ले जाने दिया। जहाँ तक एम्बुलेंस का सवाल है तो 108 की सुविधा मध्य प्रदेश शासन के द्वारा उपलब्ध है और जन सामान्य को भी ये बात पता है कि अगर हमें इमरजेंसी में कभी ज़रूरत पड़ती है तो 108
की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। इंदौर में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में है। दरअसल अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के तिवारी मार्ग पर स्थित केतलाइजर कोचिंग में एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। कलेक्टर ने शहर के सभी प्रमुख कोचिंग संचालकों की आपात बैठक बुलाई, जिसमें कोचिंग संचालकों ने सुरक्षा व्यवस्थाओं की चर्चा के साथ खुलासा किया कि संस्थानों के बाहर खुलेआम नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं, जिस पर कलेक्टर ने तुरंत संज्ञान लेकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मैं कह रहा हूँ कि मेंटल हेल्थ मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है और हम उनको काउंसिल करें, हम समय रहते उनको मतलब टाइमली उनको एड्रेस करें। और इसके लिए जैसे हम लोगों ने भी कॉलेज में हम लोगों ने भी एक दल बनाने शुरू की, जिसमें जो फैकल्टी हैं वो और उनके कुछ बच्चे शामिल होंगे और ऐसे मतलब हम लोग कॉलेज की गतिविधियों पे इस प्रकार के नशे में कोई व्यक्ति जाता है, बच्चा अगर उसके लिए वो इच्छुक होता है तो उसको हम लोग टारगेट कर सकें और समय रहते कार्रवाई कर सकें। तो हमने कोचिंग में भी यही कहा है कि आपके यहाँ से भी कोई नोडल ऐसे फैकल्टी होने चाहिए जो केवल ध्यान रखें कि कोई बच्चा अगर इसमें लिप्त हो रहा है, कोई बच्चा इसके कारण परेशान हो रहा है या उस तरह की उसमें मतलब चीजें देखने को मिल रही है। तो ग्वालियर में 17 फरवरी से 3 दिवसीय बैजू बावरा महोत्सव शुरू हो रहा है, जो 19 फरवरी तक चलेगा। राजा मान सिंह तोमर संगीत और कला विश्वविद्यालय और प्रयास समिति के यह आयोजन मुख्य रूप से ध्रुपद गायन शैली पर केंद्रित है। विश्वविद्यालय के तानसेन सभागार में सुबह 10:30 बजे समारोह शुरू होगा। शुभारंभ समारोह में मुख्य अतिथि ललित नारायण मिथिला, विवि दरभंगा और बिहार की संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर लावण्या कीर्ति सिंह काव्या रहेंगी। कुलगुरु प्रोफेसर स्मिता सहस्त्रबुद्धे ने बताया कि 3 दिवसीय महोत्सव में देश के विख्यात संगीतज्ञ शिरकत करेंगे। राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय और प्रयास शिक्षा एवं साहित्य संगीत की अकादमी के माध्यम से हम ये 3 दिवसीय बैजू बावरा महोत्सव आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें नायक बैजू महाराजा मानसिंह तोमर ने इनको नायक बैजू के नाम से पुकारा है और इसीलिए इतिहास में भी कहीं कहीं इनका नाम नायक बैजू के रूप में मिलता है। इनके स्मरणार्थ उनके बारे में लोग जान सकें, विश्वविद्यालय के में ये आयोजन किया जा रहा है। नर्मदापुरम के प्रसिद्ध काले महादेव मंदिर में शिवरात्रि के दूसरे दिन भस्म आरती का आयोजन किया गया। शिव नवरात्रि के तहत 10 दिन भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें भगवान शिव की शोभा यात्रा भी निकाली गई। दोपहर 12 बजे भगवान काले महादेव की अर्धनारीश्वर श्रृंगार कर भस्म आरती की गई। यह भस्म आरती उज्जैन की तर्ज पर सिर्फ शिवरात्रि के दूसरे दिन होती है। आरती में सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे।